हाँ जी बच्चे, तो थर्ड वॉल्यूम का अपना लास्ट चैप्टर है इसमें, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। पूरी कंसंट्रेशन से सुनते चलोगे, एक एक चीज बहुत ढंग से समझोगे। पहली 3 क्लासेस में चलेंगे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो मेजरली पहले कॉन्सेप्ट्स पर ही वर्क करना है। बुक बंद कर दो बेशक से, आज से सिर्फ फॉर्मेट चलेगा। इवन नेक्स्ट क्लास में भी हाफ क्लास में फॉर्मेट चलेगा, प्लस कॉन्सेप्ट्स चलेंगे। क्लियर? नाउ चैप्टर के नेम से क्लियर हो रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कल 20 में हुए, बहुत अच्छे से बच्चों ने समझा, तो मेक श्योर यहाँ भी बहुत ढंग से क्लियर करके जाओ। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि कैश की इनफ्लो एंड आउटफ्लो इनटू द बिजनेस, कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है। मीन्स अगर हम बोलें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग सिंपल क्या है, समरी ऑफ द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेशियोज में भी मैंने ज्यादा फोकस इसलिए किया था क्योंकि जो वाइवा पूछा जाएगा वो रेशियोज एंड कैश फ्लो में से होगा। तो रेशियोज के भी हमने छोटी छोटी चीजें इस करके ही बारीकी से करने की कोशिश की थी ताकि वाइवा साथ के साथ क्लियर होता रहे। तो मीनिंग लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूछ लिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड बोलना जरूरी है, क्योंकि पहले भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था, बाद में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ही हुआ, बट उन्होंने उसको रिवाइज करके दिया गया। तो जब भी बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और क्या बोला जाएगा साथ में, रिवाइज्ड। बेसिकली पूरे चैप्टर में 3 एक्टिविटीज होंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटीज के थ्रू देखेंगे हम कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटीज 2 मेथड्स के अंडर आती है अपनी, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड अदर इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमें सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे भी नहीं, हमें सिलेबस में है सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड। बट पता होना चाहिए वाइवा में अगर पूछ लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कौन से मेथड के अंडर बनाते हैं, तो अपना कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस सिर्फ ये होता था, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बिल्कुल सेम बनती है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिफरेंट होती थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड में तो क्लियर दिखता था पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। ऑपरेटिंग मींस रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, कैश सेल, गुड्स बेची हैं कैश पर पैसे आए, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर पैसे आए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो हो गया था। और कैश आउटफ्लो, गुड्स परचेज फॉर कैश या कैश पेड टू क्रेडिटर, वो प्योर आउटफ्लो हो गया था अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट वो था डायरेक्ट मेथड के अंडर। अब हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में इंफॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट आएगी, साइलेंट करना बच्चे जिसका फोन है। इनडायरेक्ट मेथड में इंफॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट आएगी, वो मैं बताऊंगा जब स्टार्ट करूंगा। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किस टाइप की चीजें आ रही हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस और, क्योंकि जब बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कुछ इनकम जनरेट करेंगे और कुछ एक्सपेंसेस करेंगे। बट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग प्योरली समझ आएगी कि पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। पहले और नहीं सुनते रहो माइंड में अपने, जो जो बोल रहा हूं मैं। इन्वेस्टिंग आपकी है बिल्कुल एसेट साइड से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करना, पैसे आ रहे हैं तो प्लस, पैसे जा रहे हैं तो माइनस। सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं मैं, सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेच रहे हैं, एसेट बिक रहा है, पॉकेट में पैसे, तो हमें प्लस करना है। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी अगेन इन्वेस्टिंग से लिंक है, पैसे, बिल्कुल क्लियर। और इन्वेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम कुछ अर्न कर सकें। जब भी आपकी इन्वेस्ट करने से पैसे आएंगे, किस टाइप से, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड, पैसे आए। आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, हमें क्या मिलेगा, रेंट, पैसे आ रहे हैं। आपने बैंक में पैसे जमा करवा रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं, इंटरेस्ट आ रहे हैं, क्या हो रहा है, प्लस। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो बड़ी आसानी से याद हो गई। एसेट्स बेचेंगे पैसे आए, एसेट खरीदेंगे पैसे, और इन्वेस्ट करने से जो भी इनकम आएगी वो पैसे आ रहे। इजी हो गया। लास्ट एक्टिविटी होगी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस करना है, फंड्स अरेंज करने हैं, शेयर इशू करेंगे, लोन लेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे। फंड्स अरेंज करते हैं तो उसके साथ इनकम नहीं जुड़ी होती, खर्चे जुड़े होते हैं। अगर आपने शेयर इशू किए, पैसे, शेयर इशू करने से पैसे, लोन लेने से पैसे। तुम ये मत देखो सर लाइबिलिटी बढ़ रही है, मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। लोन लेने से पैसे,
डिबेंचर इशू करने से पैसे, लोन की रीपेमेंट से पैसे, डिबेंचर की रीपेमेंट से पैसे। अगर हमने फंड्स अरेंज कर रहे हैं तो करे हैं तो उसके साथ खर्चे जुड़े हुए हैं। आपने लोन लिया, आप क्या पे कर रहे हो? माइनस। आपने शेयर इशू किया, आप क्या दे रहे हो पब्लिक को? डिविडेंड, माइनस। क्लियर? तो जो पैसे जा रहे हैं वो फाइनेंसिंग में क्या हो गए? माइनस। सबको आगे समझ? माइंड में बिठाता हुआ चल रहा हूँ तुम्हारे कि इन्वेस्टिंग में किस टाइप की चीजें हैं और फाइनेंसिंग में किस टाइप की चीजें हैं। मेजर जो काम रहेगा अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे रहेगा। आज की डेट में जो हम फॉर्मेट बनाएंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो काफी लेंथी लगेगा कि कंफ्यूज हो जाएंगे हम इस चैप्टर में। जबकि 34th क्वेश्चन लास्ट 6 मार्क्स का अपना कैश फ्लो का होता है और लास्ट तक वो तुम्हें मैं आदत डलवाई दूंगा कि पेपर हम उल्टा करेंगे और सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करते हैं हम? कैश फ्लो का, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करते हैं। क्लियर? आज जो फॉर्मेट बना रहा हूं इसके अंदर तो सब कुछ आएगा, बट नेक्स्ट क्लास में हम कैश फ्लो का दोबारा फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें मेजर इंफॉर्मेशन डालूंगा जो ज़्यादातर हमें मिलेगी 99.9%। बट वो .1 के लिए हमें एक जगह सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है ताकि कोई इंफॉर्मेशन इधर उधर से भी दिखे तो अपने पास वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो आज का फॉर्मेट थोड़ा टेक्निकल लगेगा बट लॉजिकली सारा याद करवा के भेजो। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। ये नोटबुक के तुम्हारे 2 पेज हैं, ठीक है? तो एक फर्स्ट पेज यूज कर रहा हूँ, मतलब एक पेज ये है एक पेज वो है, मैं अभी एक ही पेज यूज कर रहा हूँ। मतलब सेंटर में लाइन नहीं लगाई मैंने, ये सेंटर में लाइन नहीं लगी, ये एक पेज है तुम्हारी नोटबुक का, ठीक? बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर पे ये 2 कॉलम बना लेना। डिटेल्स डिटेल्स एंड अमाउंट, डिटेल्स और दूसरा कॉलम अमाउंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट टाइम टर्म्स लिख रहे हैं तो कोई टर्म ना तुम्हें समझ आए तो पूछते रहना, बट गलत ना कुछ भी लिखना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट लिखना थोड़ी स्पीड से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ जी, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है आपकी। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी चलेगी कम से कम 2 पेजेस पर, ठीक है? बट कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन के बीच में इसमें से मुश्किल से 10% इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें, ठीक है? सो नेट प्रॉफिट। अच्छा, वन मोर थिंग, हमें जो क्वेश्चन में दी होगी राजे वो बैलेंस शीट दी होगी 2024-23। पिछले साल को पी वाई लिखूंगा, प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर को सी वाई करके लिखता रहूंगा। नेट प्रॉफिट, चल चल जल्दी आ। नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। हाँ जी, तो नेट प्रॉफिट क्या लिखे बच्चे मैंने? सी वाई माइनस करंट ईयर माइनस, ये इसलिए लिख दिया कि अगर कैलकुलेशन में अगर नेगेटिव आ जाए तो इसको क्या लिख दोगे? नेट लॉस। वैसे तो हमने ये देखना है कि लाइक 23-24 यहाँ 6,000 प्रॉफिट था, यहाँ 8 है, वैसे तो दिख रहे हैं 6 से कितना हो गया, कितना कमाया? बट याद मैंने ऐसे करा दिया करंट ईयर माइनस 8 माइनस 6 तो पॉजिटिव ही। क्लियर? चलो अब फटाफट इंफॉर्मेशन लिखेंगे थोड़ा, प्लस लिखते चलना साथ साथ। प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व साथ साथ लिखना बिल्कुल, अब समझाऊंगा बाद में। ट्रांसफर टू रिजर्व्स प्लस
इंटरिम डिविडेंड, कोई टर्म ना समझ आए बोल रहा हूँ मैं, पूछ लेना। इंटरिम डिविडेंड, वो मीनिंग बाद में, पहले सिर्फ लिखने पे वर्क करो। प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर प्लस डिविडेंड पेड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, that is tax made minus refund of tax plus extraordinary item, ब्रैकेट में लिख देना लॉस, फॉर एग्जांपल लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस्ट ड्यू टू अर्थक्वेक माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्लेम फॉर लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। डिटेल कॉलम में आएंगी सारी अमाउंट, जो पॉजिटिव है टिक करते रहो, जो नेगेटिव है राइट इन ब्रैकेट्स। कोई टर्म ना समझ आए सुनते भी रहना, सिर्फ देख देख के लिखना मत कि क्या बोल रहा हूं। यहां से आपका पहला स्टेप आएगा। अभी फर्स्ट स्टेप आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर, एक दो लाइन छोड़ के लिखना, चलो अब तो नहीं छोड़िए, अदरवाइज हर स्टेप के बाद 2 लाइनें छोड़ देना, अगर कोई न्यू पॉइंट ऐड होगा तो हम लिखते रहेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्लोज नहीं करना ये, ठीक है, क्लोज नहीं होगा ये, यहीं पर अमाउंट, इन सब का टोटल ये अमाउंट आ गई। ठीक, अभी पहला स्टेप आया इसके अंदर, इसी अमाउंट के नीचे फिर कंटिन्यू होगा, आपका वही पेज चलता रहेगा। ठीक है, अगर जगह है तो। ये सारी अमाउंट्स आने के बाद क्या स्टेप बनाया तुमने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब इसी अमाउंट के नीचे अगली लाइन से एडजस्टमेंट फॉर एडजस्टमेंट्स फॉर एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड, ये क्लोज नहीं करना, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये क्लोज नहीं करना, इस जो अमाउंट आएगी इसी में प्लस माइनस कंटिन्यू होगा अभी। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, हाँ जी, प्लस डेप्रीसिएशन प्लस intangible assets written off or amortized, intangible assets written off और नहीं बच्चे नहीं, बोल तो रहा था मैं, इसी के नीचे वाली लाइन से अगला पेज पे मैंने नहीं कहा तुम्हें जाने के लिए, सुनत मैंने तो कहा तो है, तुम सिर्फ देख कर मत लिखो, मेरी बात भी सुनो, इसी के नीचे कंटिन्यू होगा। क्लियर, तभी तो मैंने कहा था कि सिर्फ देख कर मत लिखो, मेरी बात भी सुनते रहना क्या क्या है। मेरे पास पेज इसके आगे नहीं है तो मैं यहाँ पर आया हूँ। इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ और एमोर्टाइज्ड प्लस लॉस ऑन
सेल चाहता तो मैं नीचे आ जाऊंगा, फिर तुम्हारा ऊपर का लिखना रह जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहां ध्यान दो बिल्कुल, प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स एंड debentures, interest paid on loans and debentures plus fictitious assets रिटर्न ऑफ, लिख लो वैसे इसकी ट्रीटमेंट अब है नहीं है, fictitious assets रिटर्न ऑफ प्लस प्रीमियम ऑन redemption of, premium on redemption of debentures and preference shares minus profit on sale of fixed assets minus rent received minus interest received on investment minus dividend received। दो लाइनें छोड़कर स्टेप बनाना। बी स्टेप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग बीच में कहीं भी क्लोज नहीं किया मैंने, अब तक तुम्हें दिख रहे हैं। पहले इन सबका टोटल ये आया था बच्चे, इसी अमाउंट में ये सारी चीजें प्लस और माइनस हुई, फिर एक स्टेप आया, मतलब इस अमाउंट के अंदर ये सारी अमाउंट प्लस माइनस हो चुकी हैं। क्लियर बिल्कुल। इसका स्टेप क्या लिखा भी हमने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ जी, अब सुनते रहो। नेक्स्ट, ये वाली साइड तो सारी हो चुकी, यहां कहां तक पहुंच चुके तुम? फिर मैं थोड़ा, एक मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, प्लस इंक्रीज इन, हाँ हाँ वो बताऊंगा, आऊंगा बच्चे, हर चीज बताऊंगा तुम्हें, ऐसे सिर्फ अभी तो कर रहा हूं ना, लिख लो पहले। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, हर चीज का ऐसे तो याद ही नहीं हो पाएंगी चीजें, लॉजिक तो दूंगा ना पहले तुम्हें, नो डाउट चीजें भी याद करनी है और लॉजिक भी चाहिए, तो लॉजिक दूंगा तभी चीजें याद होंगी, ठीक है। प्लस इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज माइनस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। चलो 2 मिनट रोक दो, पहले यहां तक का लॉजिक करते हैं, एक सेकेंड। याद करो, मैंने तुम्हें रेशियोज लिखवाते हुए मैंने लिखवाया था 3 तरह के प्रॉफिट, पहला ग्रॉस प्रॉफिट, फिर लिखवाया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर यहां ध्यान नहीं दे रहा, ये सुन नहीं रहा तुम, और फिर नॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग से नेट पर आने के लिए हमने किए थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या किया था, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, याद है सबको ये, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर हमने नेट प्रॉफिट कमाया होता है, फिर इस प्रॉफिट में से हम क्या क्या करते हैं, कुछ अपने पास रिजर्व रख लेते हैं ना बच्चे, कुछ हम टैक्स के तौर पे देंगे,
रिफंड आएगा तो प्लस हो जाएगा, रिफंड आएगा तो कुछ लोगों को डिविडेंड देंगे, देंगे कि नहीं, फिर लास्ट में जो बचा कुछ नेट प्रॉफिट होगा वो अपने पास होगा। इस फॉर्मेट में जरा ध्यान दो, सबसे पहले हम कहां बैठे थे और फिर मैंने 20 स्टेप क्या लिखे अक्षर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहां पर हम यहां बैठे थे शुरू में, मेरे को आना था यहां, तो मेरे को डिविडेंड्स को क्या करना पड़ेगा, तो मैंने सारे डिविडेंड्स क्या दिख रहे हैं तुम्हें, डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड, तीनों टाइप का डिविडेंड क्या किया, कौन कौन सा होता है वो बता दूंगा, लेकिन डिविडेंड क्या हो रही है प्लस। रिजर्व्स को भी क्या ट्रांसफर टू रिजर्व्स, रिजर्व को भी क्या करना पड़ेगा प्लस, टैक्स को क्या करना पड़ेगा, रिफंड को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व्स को क्या किया, टैक्स को क्या किया, रिफंड को क्या किया, समझ के बाद बिल्कुल। अब समझ आ रहा होगा सारा क्या चल रहा हूं उल्टा, जब कुछ लॉस हुआ होगा तब मैंने क्या किया होगा माइनस, बट अब क्या कर रहा हूं, क्लेम आया होगा तब क्या किया होगा प्लस, अब क्या कर रहा हूं, तुम यहां तक पहुंचे। अब आती है बात एक्सपेंस और इनकम की। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऑपरेटिंग से नेट पर जाने के लिए इनकम को मैंने क्या किया था, बट अब क्या करूंगा, एक्सपेंसेस को क्या किया था, अब क्या करूंगा ये। अब जो भी आपको एक्सपेंस नजर आएगा वो प्लस दिख रहा होगा और जो इनकम नजर आएगी वो माइनस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है बट क्या किया, मेरी गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, एक्सपेंस है बट क्या किया, लॉस भी मेरा एक्सपेंस है, क्या किया, इंटरेस्ट और लोन दे रहा हूं मेरा एक्सपेंस है, क्या किया, फिक्टिशियस एसेट वगैरह मिलेगा नहीं। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की रिडम्पशन पर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, मेरा एक्सपेंस है, मैंने क्या किया प्लस। बट मुझे प्रॉफिट हुआ वो मेरी क्या है इनकम, बट क्या हो रही है, रेंट मुझे आ रहा है इनकम है, क्या हो रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम है, क्या हुई, डिविडेंड आ रहा है इनकम है, क्या हुई, बट माइनस क्यों हुई। इन सब चीजों का लॉजिक तुम्हें क्लियर हो गया, बिकॉज हम नेट प्रॉफिट से कौन से प्रॉफिट पर आना चाह रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। आई होप सबको आ गया समझ, अब याद करना इजी हो जाए। क्लियर कि रिजर्व्स हमने निकाल के रखा हुआ है, ऐड बैक करो, हमने डिविडेंड दे रखे हैं उन्हें ऐड बैक करो, हमने खर्चे माइनस किए हुए हैं उन्हें ऐड बैक करो, हमने इनकम ऐड की हुई है उन्हें माइनस करो। हो गया लॉजिक क्लियर है। यहां तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो और आउटफ्लो के कैश पर नहीं चलती, यहां से अपना याद रखना, अब यहां से बिल्कुल इनफ्लो आउटफ्लो पे चल पड़ेगी। चार चीजें लिख रहा हूं मैं, पहले लिख लो, प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस इंक्रीज इन करंट माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। हाँ जी बच्चे, एक चीज याद कर लेना, बाकी तीन याद हो जाएंगी। लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो प्लस है, थोड़ा उस एंगल से याद करवा देता हूँ। इससे शॉर्ट टर्म लोन की तरह लिया मैंने, क्रेडिट है मेरा, तो मेरी पॉकेट में तो पैसे आ रहे हैं, तो यानी कि क्या होना चाहिए प्लस। एक चीज याद कर लो, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या है डिक्रीज है, तो और करंट एसेट दोनों उल्टे हैं, डिक्रीज है तो इंक्रीज है, तो हो जाएगा याद। एक याद करने से बाकी तीन याद हो रहे हैं, बोलते हैं एक बार, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज करंट एसेट दोनों उल्टे, डिक्रीज इंक्रीज, करंट लाइबिलिटी का सीधा रिलेशन है और करंट एसेट का उल्टा रिलेशन है। करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस, कम हो रही है तो, सुन नहीं रहा ना, और करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो, और कम हो रहे हैं तो एक्सेप्ट। कुछ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी यहां पर हमने नहीं लेने, वो कौन कौन से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, सुनने पे ज्यादा वर्क करना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ठीक, दो, करंट इन्वेस्टमेंट
करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट के मैं दूसरा नाम बाद में लिखवा दूंगा ताकि यहाँ पर इतनी इंफॉर्मेशन लिखें, कंफ्यूज मत हो जाना। किस किस को छोड़ना है बोलो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश क्रेडिट एंड करंट इन्वेस्टमेंट, इनको हमने इन करंट, अब सुन लो ध्यान से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वैसे हमारा क्या है? करंट एसेट, बट इस स्टेप में इसको कंसीडर, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट हमारी है करंट लाइबिलिटी, बट यहां पर इनको कंसीडर करंट इन्वेस्टमेंट इज अवर करंट एसेट, बट इसको यहां पर कंसीडर, सर कहां पर करना है वो बताऊंगा अभी इसके बाद। क्लियर? जी, प्लस माइनस प्लस माइनस, स्टेप आ गया फिर से एक, सी स्टेप, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश बिल्कुल साफ साफ लिख रहे हो ना बच्चे, बिल्कुल, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। हाँ जी, अब इसमें से चार चीजें माइनस, मैंने कहा ना ये तो वो इंफॉर्मेट है कि पूरे चैप्टर में कहीं से कोई हेल्प लेनी पड़ेगी तो यहां से लेंगे, पर हम याद बेसिकली माइंड में कौन सा रखेंगे? जो नेक्स्ट क्लास में करवाऊँ। क्लियर? हाँ, ये कि सर वो अलग होगा फॉर्मेट, इन्हीं में से सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन होगी बस, ठीक। माइनस टैक्स पेड प्लस रिफंड ऑफ टैक्स प्लस, पहले माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्लेम ऑफ लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस और क्लेम प्लस फाइनल अमाउंट आएगी। अब सुनोगे बच्चे ध्यान से, जो फाइनल अमाउंट आ रही है दैट कम्स अंडर द अमाउंट कॉलम, मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई है। डिटेल कॉलम में कुछ नहीं दिखा हुआ तुम्हें अब तक, फाइनल अमाउंट किस में आ रही है? अमाउंट कॉलम में। अब एक चीज सुनो, कोई अमाउंट पॉजिटिव थी कोई नेगेटिव थी, फाइनल अमाउंट इट कैन बी पॉजिटिव, और अगर तो पॉजिटिव आएगी कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर नेगेटिव आएगी कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या तो ये अमाउंट कैसी होगी? पॉजिटिव, या ये कैसी होगी? पॉजिटिव हुई तो कैश फ्लो, नेगेटिव हुई तो कैश यूज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी खत्म हो गई अपनी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर अभी ऑपरेटिंग हुई है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो इतनी सी है बस। क्लियर? मेजर इंफॉर्मेशन किस में है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। याद करनी मुश्किल नहीं है, बट 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, अगर थोड़ा सा ध्यान दें। चलो पहले लिख लो फिर करूँगा शॉर्ट। और इसको अगर हम ध्यान दें तो ये मैंने तुम्हें 3 पार्ट्स में बताई है। सबसे पहले मेन हेडिंग तो क्या अपनी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो यहां से लेकर यहां तक हम इसको बोलते हैं ए स्टेप से पहले। क्या बोल देते हैं? ए स्टेप से। कोशिश करना घर पे जाके दोबारा लिखोगे इसको साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ, ठीक है, खुला खुला, जिस तरीके से भी लिखना है ये अलग कलर से लिखने की कोशिश करना, ताकि फिर वो माइंड में बैठ जाती है इसके अंदर ये चीज़ें आ रही थी। ठीक है, एक बार 2 बार पहले याद करना, फिर अपने आप लिखना। आज का होमवर्क और कुछ नहीं है, यही होमवर्क दूंगा कि तीनों एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन। फिर ए से लेके बी के बीच में, ए से लेके बी के बीच में लॉजिक याद करना इजी हो गया कि जो भी एक्सपेंस है वो प्लस है और जो भी इनकम है वो माइनस है। ठीक है ना, प्लस माइनस तो इजीली हो ही रह रहा है याद, और याद करना कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दिखाऊं, डेप्रीसिएशन
और इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। बात एक ही हुई, डेप्रिसिएशन टेंजिबल पर लगती है और रिटर्न ऑफ या एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल पर लगती है। अगर एसेट बिक रहे हैं तो या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो प्लस, प्रॉफिट होगा तो माइनस। फिर ये बीच में इंटरेस्ट पेड, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे और इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करोगे, ये भी याद हो गया। फिक्टिशियस वगैरह मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीमियम रिडेम्पशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद तो करनी है हमें एक बार तो, बट वो जब कल वाले फॉर्मेट करवाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें ये वाली चीज़ें नहीं ऐड करवाऊंगा, सिर्फ उसमें वो चीज़ें होंगी जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आती हैं, बट एक जगह होनी तो चाहिए ना तुम्हारे पास, क्या पता किसी क्वेश्चन में क्या पॉइंट हो। फिर प्रॉफिट हुआ, रेंट हुआ, इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, ये सारी क्या मेरी इनकम, ये क्या और ये माइनस, ये अलग कलर से लिखना। फिर एक स्टेप आ गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो बड़ा इजी है। एक चीज याद कराई थी, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस हो जाएगी, ये 4-5 चीजें छोड़कर। फिर स्टेप आया कैश जनरेटेड फ्रॉम, ये याद करना कुछ मुश्किल नहीं है, टैक्स पे किया माइनस, रिफंड आ गया प्लस, लॉस हुआ माइनस, लॉस किस टाइप, ये मिलेगा नहीं किसी भी क्वेश्चन में, बट अगेन फॉर्मेट में है, कई बार आ भी जाए किसी क्वेश्चन में तो पता होना चाहिए। एक एग्जांपल दे दिया, अर्थक्वेक से अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो माइनस, और उसका क्लेम आ रहा है तो प्लस। वो स्टेप यहां तक गया था बस उल्टा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, यहां तक अब सीधा जाएगा, टैक्स पे कर रहे हो तो पॉकेट से पैसे माइनस, रिफंड का पैसा, लॉस हुआ तो पैसे, क्लेम आ रहे तो पैसे, यहां से प्योर कैश इनफ्लो आउटफ्लो चल पड़े, बट यहां तक हमारा एक्सपेंस और इनकम के अकॉर्डिंग उल्टा चले थे। समझ गए बात बिल्कुल? हाँ जी, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूं, तुम इसके आगे ही यहीं से छोड़ दो, यहीं से कंटिन्यू करोगे बिल्कुल क्लियर, इसी के नीचे एक लाइन छोड़कर। सेकंड एक्टिविटी, अगेन पूरा पेज, बिल्कुल उसी के नीचे करोगे कंटिन्यू। सेकंड एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिटेल्स अमाउंट, बिल्कुल उसी के नीचे कंटिन्यू हो रहे बच्चे, ठीक है। लाइन भी मैंने कहा तो था, जगह किसने कहा था छोड़ने के लिए, क्यों छोड़ रहे जगह, मैंने को कहा तो था एक लाइन छोड़ के बस, ठीक है, कंफ्यूजन क्यों कर रख रहे हो अपने लिए। एक लाइन छोड़कर सेकंड एक्टिविटी शुरू हो गई है, और वो जो कॉलम था मैंने कैसे लिखवाया था, ये चल रहा था ना तुम्हारा डिटेल, डिटेल लास्ट में यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अमाउंट यहाँ लिखी है, ये आंसर हो गया, ऐसे किया बस। बट अब सेकंड एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर ये चलेगी, फिर इसका फाइनल टोटल कहाँ आ जाएगा, अमाउंट कॉलम, ये चलेगा सिस्टम। सबको आगे बच्चे समझ, पक्का क्लियर हो गया। चलो, इन्वेस्टिंग मैंने तुम्हें याद करा दी थी, इन्वेस्टिंग इससे रिलेटेड है, अपनी एसेट से रिलेटेड है, तो प्लस सेल ऑफ फिक्स्ड assets whether tangible and intangible minus purchase of fixed asset whether tangible or intangible। समझ आ रहे हैं, सेल करने से पैसे, परचेज से पैसे, इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इनकम जनरेट होती है, प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस रेंट रिसीव्ड प्लस डिविडेंड रिसीव्ड, बस 2 लाइन छोड़ देना, वैसे फाइनल अमाउंट आपकी आ जाएगी अमाउंट कॉलम में। और अगेन दिस अमाउंट कैन बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव आए तो कैश फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आए तो कैश यूज इन,
3 क्लासेस मैक्सिमम चलेगी इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स। 3 क्लासेस जिसे ढंग से समझ लिए, चौथी क्लास से सिर्फ प्रैक्टिस चाहिएगी। हाँ ये कि मैं हर क्वेश्चन को फॉर्मेट को देख देख कर रहा हूँ, फिर तो आखिरी दिन तक हम वहीं की वहीं बैठेंगे। आज का होमवर्क सिर्फ के इस फॉर्मेट पे चाहे 1 घंटा लग रहा है, किसी का 2 घंटे लग रहे हैं, बट इस फॉर्मेट पर वर्क करके आओगे। क्लियर। थर्ड एक्टिविटी, कैश। समझ गए, ऑपरेटिंग भी ऐसे ही चली थी तुम्हारी बिल्कुल। तो देखो मैं अगली लाइन से शुरू कर दिया मैंने, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे लिंक है? शेयर, डिवेंचर, लोन्स, ठीक है, बॉन्ड्स और उनसे रिलेटेड खर्चे। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम और फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे। प्लस इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। मैंने सिर्फ शेयर्स वर्ड लिख दिया। इट इज अंडरस्टूड शेयर्स कैन बी इक्विटी और प्रेफरेंस। प्लस रेजिंग ऑफ लोन्स माइनस redemption of preference shares and debentures minus repayment of loans minus proposed dividend ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर माइनस इंटरिम डिविडेंड माइनस, ये कंफ्यूज मत हो जाना चाहिए, इंटरिम डिविडेंड माइनस डिविडेंड पेड माइनस डिविडेंड पेड दो प्लस, ठीक है चलो नीचे कर लो बच्चे, अभी आ रहा हूँ। अर्नव आएगा उसको भी बोल देना है, तो नीचे कर आ रहा हूँ इसमें। माइनस डिविडेंड पेड, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ। प्लस इसी के नीचे बच्चे, बिल्कुल इसी के नीचे, ठीक है, इसी मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन। प्लस इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट माइनस decrease in bank overdraft and cash credit plus securities premium reserve plus increase in securities premium minus premium on
रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मैक्सिमम चीजें लिखी हैं, मुश्किल से 2 या 3 मिला करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फाइनल अमाउंट जो कि आ जाएगी अमाउंट कॉलम में। अगेन इट कैन बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव आए तो कैश फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आए तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सुनो जरा फाइनल पॉइंट। अब तुम्हारी अमाउंट कॉलम में 3 टिक नजर आ रहे होंगे सिर्फ। अमाउंट कॉलम में कितने टिक नजर आ रहे हैं? एक ऑपरेटिंग का आंसर और एक इन्वेस्टिंग और तीसरा, बाकी सब कुछ कौन से कॉलम में आया है? डिटेल कॉलम में। बिल्कुल क्लियर। अब अमाउंट कॉलम में क्लोज करेंगे तीनों एक्टिविटी का आंसर। ये किसका आंसर है? इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग पिछले पेज पर थी अपनी, तो वो ऑपरेटिंग का आंसर प्लस इन्वेस्टिंग का प्लस फाइन। हो सकता है इनमें से कोई अमाउंट नेगेटिव हो, यूज्ड इन, क्या पता 2 हो, क्या पता 3 हो, जैसे भी हो सकते हैं। तीनों एक्टिविटी का सम करोगे और जो तीनों एक्टिविटी का सम होगा अगेन इट कैन बी पॉजिटिव और आ सकता है ना नेगेटिव। एक एक्टिविटी का यूज्ड इन इतना ज्यादा था कि फ्रॉम दोनों का कम था, तो ये अमाउंट क्या बन गई? और कैन बी पॉजिटिव। तो अगर तो पॉजिटिव आए तो नेट इंक्रीज इन, नेगेटिव आए तो नेट डिक्रीज इन। पॉजिटिव आए तो क्या लिखना है? नेट इंक्रीज इन। नेगेटिव आए तो नेट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां तक आगे समझ? 3 एक्टिविटीज का सम पॉजिटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव हो तो नेट इंक्रीज इन, नेगेटिव आए तो नेट। सिर्फ लिखवाया नहीं है, कोशिश करिए जितना तुम्हें समझा सकता था मैं लॉजिक। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की जो चीजें लॉजिकली पता लग रही है। फंड्स अरेंज करने से पैसे आ रहे हैं, प्लस उनके रीपेमेंट कर रहे हैं पैसे, और फंड्स अरेंज कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड खर्चे जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं? माइनस। और ये जो लास्ट की 2 चीजें थी लॉजिक है। सिक्योरिटी प्रीमियम, जब हम शेयर इशू करते थे 10 वाले शेयर के लिए 11 रुपए लेते थे तो पैसे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस ही हुआ। डिवेंचर अभी चैप्टर हमने करना है वैसे, बट हम रिडम्पशन के टाइम कई बार उसकी पेमेंट हमें ज्यादा करनी पड़ती है, तो पॉकेट से पैसे, तो वो क्या होगा? क्लियर? हाँ जी। अब इसमें क्या करना है? प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट in the beginning of the year। इसके अंदर आ सकता है आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें प्लस हो गया ये। फाइनल जो आंसर आएगा उसको अब 2 लाइनें लगा के क्लोज करोगे, एंड दैट इज इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसके अंदर आपका होगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। नोट करो पहले इतना जल्दी से। हाँ जी, पहले तो एक चीज ये ऑब्जर्व करो, सर ये 4 चीजें आपने एक्सेप्ट की थी, लिखवाई कहाँ है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड करंट। सबसे पहले आ जाओ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये लिखवाई। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट बढ़ता है तो प्लस, कम होते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, बोथ आर शॉर्ट टर्म लोन्स। क्या चीज है शॉर्ट टर्म? तो मींस फाइनेंस तो करवाया है ना बेसिक से, शॉर्ट टर्म करवाया है, तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनता है? ये
फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। बिल्कुल क्लियर। फिर आती है बात कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट। ये लिखा हुआ मैंने सबसे लास्ट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसके दोनों के ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, ओपनिंग कैश एंड करंट। समझ गए? तो वो वहां से करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में दो दो चीजें छोड़कर बाकी सारे करंट एसेट करंट लाइबिलिटी आए थे, बट ये करंट एसेट यहाँ पर आ रहे हैं वो दो, और करंट लाइबिलिटी वो दो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गई है। क्लियर? अब ये वाला स्टेप सुनोगे जरा ध्यान से, कैसे आया ये अमाउंट। पेज नंबर 4.68 इलस्ट्रेशन 53 निकाल ली। एक सेकंड कोई और देख लेते हैं। चलो नहीं वो मत देखो, तुम ये वाली देखो, इलस्ट्रेशन 54 पेज नंबर 4.70 इलस्ट्रेशन 54 मिल गई। अब आराम से सिर्फ सॉल्यूशन देखो इनका। सॉल्यूशन में सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल आंसर कितना लिखा हुआ है, 1,06,000 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और इसके सामने क्या लिखा, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग। बिल्कुल क्लियर। इन्होंने बिल्कुल हमारे वाला फॉर्मेट फॉलो करें, सारा कुछ किसमें कर रहे हैं, डिटेल। पर कई बार ये क्या करते हैं, काफी चीजें लिख देते हैं अमाउंट में। हम क्या करेंगे, सारा कुछ किसमें, फाइनल अमाउंट मीन्स अमाउंट कॉलम में मेजर 3 आंसर ही दिखेंगे पहले, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का। तो कितना आया पहला का आंसर, 1,06,000 नेगेटिव। पहला आ गया आंसर, समझ आ गया ना। नेक्स्ट पेज टर्न करो। फिर इन्वेस्टिंग का आंसर कितना आ रहा है, 10,60,000। अगेन क्या आया ये, नेगेटिव। इसको ठीक करो, इनके आंसर में गलत लिखा हुआ है, कैश फ्लो नहीं है, उसमें क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन। फ्लो फ्रॉम लिखा हुआ है, इसको क्या लिखो, कैश यूज्ड इन। ये भी आ गया बच्चे समझ। थर्ड का आंसर फाइनेंसिंग का कितना आया हुआ है, 11,36,000। इसके सामने ठीक लिखा हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर तीनों एक्टिविटीज का बच्चे आपने सम किया, तीनों एक्टिविटीज का क्या किया, और तीनों एक्टिविटीज का जब सम किया तो अपना 30,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, और वो पॉजिटिव नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, तो इसके सामने क्या लिखा जाएगा, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश। चेक करो क्या लिखा हुआ है, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश। ये भी आया सबको समझ। फिर हमने लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तुम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्होंने क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश। ये भी बात बिल्कुल क्लियर। फिर इसमें मैंने दो चीजें लिखवाई हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस। दोनों ही मिलेंगे आपको करंट एसेट्स में, बोला तो था मैंने, दोनों के हमारे करंट। जी बैलेंस शीट पढ़ो, पिछला क्वेश्चन आ जाओ, बैलेंस शीट निकाल लो अपनी, इसकी करंट एसेट्स देख लो एक बार, दिख रहे हैं करंट एसेट। करंट एसेट्स में 4.71 पेज पर दिख गया सबको करंट एसेट। ईयर दिए हुए होते हैं उल्टे, ईयर कैसे दे रखे हैं उल्टे, देख सकते हो टॉप पे पहले लिखा है 2018, फिर लिखा है 2000, तो हमें 17 के ढूंढने हैं। 17 का करंट इन्वेस्टमेंट कितना नजर आ रहा है, 78,000, और कैश एट कैश इक्विवेलेंट का 17-18 का कितना नजर आ रहा है, 78,000। 2017 का भी 2018 का नहीं, गलत बोल गया मैं। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों ही कितने नजर आ रहे हैं, 78 प्लस 78 कितना हो गया, 1,50,000 हाँ जी, 156 माइनस 30 कितना रह गया, 1,20,000 हाँ जी। अब ये जो आंसर मैच करोगे किससे करोगे, इन्हीं दोनों के क्लोजिंग से, क्लोजिंग कैश एंड करंट दोनों का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढो। मींस 2018 का करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है 2018 की, 80, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने, आगे होगा सबको समझ, किसी को डाउट, दोबारा रिपीट कर लो। तीनों एक्टिविटी का सम कितना आया, पहले तो जहां क्वेश्चन में ढूंढने के लिए बोल रहा हूं वो ढूंढो ना। करंट एसेट्स देखो पहले, करंट एसेट्स में दो एसेट नजर आ रहे हैं, एक करंट इन्वेस्टमेंट और एक कैश एंड कैश।
इनका पहले ओपनिंग ईयर वाला बैलेंस उठाओ, ओपनिंग मतलब 2017 का, तो 2017 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 78 है और करंट इन्वेस्टमेंट भी, दोनों को प्लस करके कितना हो गया, अब तीनों एक्टिविटी का सम कितना आया था, -30 प्लस 156 कितना आ गया, 120। जो ये आंसर होगा ये इन्हीं दोनों चीजों के क्लोजिंग के इक्वल होगा। अब करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग अमाउंट बोलो कितनी कितनी है, करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है क्लोजिंग 89, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग कितनी 89 प्लस 37 इक्वल टू 126। आगे सबको समझ, लास्ट आंसर आ गया, चेक करना, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन रही नहीं है, बस एक लास्ट चीज लिख लो, नेक्स्ट पेज पे चाहे इसके नीचे जहां जगह, करंट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज, कॉपी में लिखो इसी फॉर्मेट के नीचे, करंट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ज्यादातर तो करंट इन्वेस्टमेंट ही होगा, बट अगर बैलेंस शीट में इसकी बजाय क्या लिखा हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये लो जी, आया सबको समझ, कुछ मुश्किल नहीं है, बट घर पे अगर ये सोचे कि मैं कल आऊंगा, बस एज इट इज ये कॉपी बंद करके उठा के लेकर आना, फिर आज का आया हुआ बेवकूफ़ी थी। घर पे कम से कम भी 1 घंटा इस फॉर्मेट को ढंग से आज देना ही पड़ेगा। सुन लो ध्यान से, पहले 2 मिनट, कल की डेट में मैंने बिल्कुल साफ साफ तुम्हारी नोटबुक में कलर्ड पेन से ये किया हुआ देखना है मैंने, चाहे कम से कम 2 पेन तो जरूर यूज कर रखे हो, क्लियर और बिल्कुल साफ साफ। रेशियोज अपना रिवाइज करते चलो, कमिंग वीक में रेशियोज का टेस्ट है कंफर्म, बट डेट तब तक नहीं बताऊंगा जब तक वो पिछला टेस्ट में तुम्हें ना दे दूं, ठीक है, तो देते ही बस फिर डेट बता दूंगा मैं, बट रिवाइज करते रहो अपना रेशियोज, बहुत अच्छे।